अच्छा बेटा, आज हमने जो पेपर स्टार्ट करना है वो फरवरी मार्च का है। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। और 2017। अच्छा, कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा बेटा सारी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आपको मेन मेन चीजें बता दूंगा। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है ताकि हम इसके जो है ना सारे एमसीक्यूज कर लें एक क्लास में ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विच आयन हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज क्लोराइड। तो बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये क्लोराइड है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि नीचे ऑप्शंस में से किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, एक गेन किया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के पास बेटा 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने लूज किया हुआ है तो इसके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, इसी तरीके से स्कैंडियम स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसने लूज कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखें कहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, स्कैंडियम में। तो स्कैंडियम इज द आंसर। जहाँ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ लेवल्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपने परसेंटेज बतानी है जी। कंपाउंड जे एन के ईच कंटेन 40% कार्बन बाय मास। तो कौन सा होगा जी? ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में आपके पास हेक्सोस है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इसका अगर आप एम आर निकालें ना, एम आर ऑफ C6H12O6, तो पता है कितना आएगा? 12 6 72 प्लस 12 और 16 6 64 हो गया, तो ये 180 बन जाएगा जी। अब जरा इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन देखें कितनी आ रही है। इसको इस तरह करें ना, 6 टाइम्स 12, ये आपका 72 आ जाएगा कार्बन का मैस। हाइड्रोजन का 12 है और 16 टाइम्स 4 64 आ गया। तो कार्बन का मैस 72 आ रहा है ना। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है 72 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास देखें क्या आंसर आ रहा है। सब बच्चे साथ साथ बेटा सॉल्व भी किया करें। 72 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 180, ये तो 40% आ रहा है, लेकिन स्टार्च को भी देखें, क्या स्टार्च में भी 40% आ रहा है? C6H10O5। अब अच्छा, आपको फॉर्मूला देखते साथ ही समझ आ रहा होगा कि ये 40 नहीं होगा, देखें, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन है, तो इसमें 40% नहीं है ना। तो इसलिए हम सेकंड करते हैं, सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। ये तो इसमें नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए उसने एक लिया हुआ है पेंटोज। अच्छा, ये हेक्सोस का हमने निकाल लिया, इसमें 40% है, ये हमें पता है। अब जरा पेंटोज में देखें कितना आ रहा है जी। C5H10O5, इसका अगर आप एम आर निकालें तो 12 टाइम्स 5 60 प्लस 10 प्लस और 16 टाइम्स 5 80। ठीक है, तो 60 प्लस 10 प्लस 80 150 आ गया एम आर। तो 60 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, तो देखिए आपका 40% आ रहा है या नहीं आ रहा? 40% आ रहा है भाई, तो बी इज द आंसर। बी आपका आंसर है। आप बी में देखें, जो बी जो है इसमें कार्बन की परसेंटेज दोनों के अंदर 40-40% आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कंपाउंड क्वेश्चन 3 में कह रहा है 2 moles of compound P were placed in a sealed container. The container was heated and P was partially decomposed to Q and R. ये रिएक्शन है जी। P जो है वो डिकम्पोज हो रहा है किसमें? Q में और R के अंदर। A dynamic equilibrium between P, Q and R was established. At equilibrium, X mole of R was present and the total number of moles present was this. What is the equation for this reversible reaction? आप बेटा इस तरह करें कि इसके ना इनिशियल मोल यहाँ लिखें। इनिशियल मोल पी के कितने बता रहे हैं जी? 2 ना, और ये 0 0। यूज मोल कितने हैं जी? यूज मोल देखें कितने बता रहे हैं यूज मोल। कह रहे हैं जी एक्स मोल ऑफ आर वर प्रेजेंट, मतलब आपके पास जो आर है ना, इसके एक्स मोल बने,
अच्छा सॉरी, इस पे आपने क्या करना है बेटा, हर इक्वेशन के लिए बनाना है। मुझे हर इक्वेशन के लिए बनाना पड़ेगा, इस तरह नहीं होगा। हर इक्वेशन के लिए मुझे देखना है कि इस ऑप्शन के लिए क्या ये इक्विलिब्रियम मोल आ रहे हैं, सी के लिए क्या ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आपको हर एक के लिए करना है। मैं चलें लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, इसका पहले करता हूँ। इक्वेशन उसने दी हुई, आपने नहीं बनानी, इक्वेशन उसकी सिलेक्ट करनी है आपने। ये इक्वेशन मैंने लिख ली। इसके लिए इनिशियल मोल कितने थे जी, इनिशियल मोल 2 है, 0 0, ये इनिशियल है। यूज मोल कितने हैं जी, यूज मोल उसने दिए हुए हैं एक्स। अच्छा अब देखें पी और आर में, पी और आर में जो आपका रेशियो है वो क्या है, सेम है ना, 2:2 है। तो अगर इसके एक्स मोल बन रहे हैं तो इसके भी एक्स बनेंगे, एक्स मोल इसके बन रहे हैं। आर और क्यू में मोलर रेशियो क्या है, आर और क्यू में मोलर रेशियो है 2:1। अगर आर एक्स बन रहा है तो क्यू क्या होगा, x/2 होगा। और इसके कितने इक्विलिब्रियम मोल आएंगे, 2p के, 2 माइनस एक्स कर देंगे जी। ये आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ गए। इन सबको ऐड कर दें, 2 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करके देखें कि आपका इक्विलिब्रियम मोल क्या आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सॉल्व इसको कैसे करना है कि x से x अगर काटेंगे आप तो नीचे क्या आएगा, 2 प्लस x/2। ये आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ गए। मैं भी आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करके दिखाता हूँ, उसमें ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। जरा बाकी देखें, हम सी जरा चेक करते हैं जी, सी में क्या होगा, सी जरा चेक करें। ऑप्शन सी जो कि रॉन्ग होगा, 2p इट गिव्स q प्लस r। इनिशियल मोल उसने कितने बताए जी हमें क्वेश्चन में, 2 बताए हैं, ये 0 0। यूज मोल x बताए हैं, और इक्विलिब्रियम मोल कितने होंगे, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर जरा चीज समझने वाली है जी एक, ऑप्शन सी के अंदर अगर आप क्वेश्चन पढ़े ना, तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास x मोल r के बने हैं। ठीक है जी, तो r के, यहाँ मैं लिख देता हूँ इनिशियल मोल, यहाँ मैं लिखता हूँ जी इक्विलिब्रियम मोल। r के ना x मोल बने जी। अब अगर r के x बने तो q के भी कितने बने होंगे, देखिए इसमें r और q में मोलर रेशियो क्या है, 1:1 है, तो q के भी x ही बने। अब यूज कितने हुए होंगे, आपने यूज मोल भी निकालने हैं ना, p के कितने मोल यूज हुए होंगे। अब आप रेशियो चेक करें कि r और p में मोलर रेशियो क्या है, 2:1। मतलब अगर 1 मोल r का बनेगा ना तो 2 मोल p के यूज होंगे। अगर r का x मोल बन रहा है तो p के कितने यूज होंगे, 2x यूज होंगे। तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 2x। ये आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ गए, इक्विलिब्रियम मोल ये आए 2 माइनस 2x। अब इन सारों को ऐड कर दें, 2 माइनस 2x प्लस x और प्लस x। तो आप बेटा ये जो आपके पास अब मोल आ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या, इनको अगर आप सॉल्व करें, 2 माइनस 2x प्लस 2x, ये कट जाएगा तो सिर्फ 2 बच रहे हैं। तो आपके पास तो ये आंसर आना चाहिए ना जो ऊपर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला, ये तो नहीं आ रहा। इसी तरीके से आप ऑप्शन बी को चेक करें, ऑप्शन ए को चेक करें, तो आपको पता चलेगा डी जो है ना ये राइट आंसर है, जिसमें आप जब इक्विलिब्रियम मोल्स निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम मोल निकालने के बाद जो आपका आंसर है वो मैच कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, the boiling point of methane, ethane, propane and butane are given. मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट 112, इथेन का 185, प्रोपेन का 231, ब्यूटेन का 273। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ रही हैं। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन। तो इसमें बेटा आप जरा सोचें कि कौन सा आपका आंसर होना चाहिए जी इसमें। क्लोजर पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस। क्लोजर पैकिंग तो मतलब ये सब के सब गैसेस है ना, तो क्लोजर पैकिंग कहाँ से होगी। अच्छा, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कोवेलेंट बॉन्ड का ताल्लुक नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट से या बॉइलिंग पॉइंट से, इसको भी छोड़ दें। मोर इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या मोर हाइड्रोजन एटम्स, नहीं भाई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू द एलिन। अच्छा यहाँ पर आपने एंगल्स बताने हैं। अब देखें तमाम कार्बन के एंगल्स बता रहा है, तो आप अगर सिर्फ कार्बन के बारे में पूछ रहा हूँ ना तो एक सिंपल सा रूल याद कर लें। ये बात मैं सिर्फ कार्बन के लिए बता रहा हूँ कि अगर कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, एक तो वो sp3 होता है,
और दूसरा एंगल कितना होता है 109.5। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड से मेरी मुराद सिग्मा बॉन्ड, अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एंगल 120 होगा। और अगर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो तो एंगल 180 और sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको बेटा वेस्पर थ्योरी याद होनी चाहिए जिसमें आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो x देखें, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 1 2 एंड 3, तो एंगल कितना होगा x का 120 होगा। y में देखें अगेन कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो 120 होगा, सी इज द आंसर। और जी में देखें कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो 109.5। या आप दूसरे तरीके से जो आपको सिखाया गया है कि आप जब भी वेस्पर थ्योरी को बेटा एक्सप्लेन करते हैं तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो ये देखें कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर अगर 3 हो, लोन पेयर 0 हो तो एंगल 120 होता है। इस तरह वाई के अंदर भी 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। जी के अंदर आप देखें 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर, तो एंगल 109.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच गैस सैंपल कंटेन्स द फ्यूएस्ट मॉलिक्यूल। कहाँ पर सबसे कम मॉलिक्यूल आ रहे हैं? तो आपने बेटा यहाँ देखें कि आपको वॉल्यूम बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है और प्रेशर बता रहा है, ठीक है, और उसने डिफरेंट टेम्परेचर बताए हुए हैं। तो आप इस तरह करें कि यहाँ पर आइडियल गैस वाली जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT वो यूज करें, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है प्रेशर पास्कल में लें, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में लें, एन यहाँ पर मोल्स हैं, आर कांस्टेंट है 8.31, टेम्परेचर केल्विन में लें। आपने क्या करना है, ऑप्शन ए बी सी डी में सब के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालें। जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वहां मॉलिक्यूल कम होंगे, ठीक है। तो आपने चारों के लिए मोल निकालने हैं, ऑप्शन ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। मैं चले आपको दो के निकाल के दिखाता हूँ। अगर आप ऑप्शन ए पर आए तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन निकालना है आपने, पी वी ओवर आर टी। प्रेशर कितना है जी 2.0 किलो पास्कल्स, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। वॉल्यूम कितना है जी आपके पास, क्यूबिक मीटर में है तो क्यूबिक डेसीमीटर में, इसको क्यूबिक मीटर में करना है तो 0.001 डिवाइडेड बाय आर 8.31। और टेम्परेचर कितना है केल्विन में बताना है, तो 27 के अंदर 273 ऐड करें कितना बन जाएगा, 300 हो जाएगा ना मेरा ख्याल है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा आप लोग, फिर आप लोग ऑप्शन बी को सॉल्व करें इसी तरीके से। n इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। n इज इक्वल टू प्रेशर कितना है अगेन 2000 पास्कल्स, वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 क्यूबिक मीटर, r 8.31। और टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री को केल्विन में करेंगे प्लस 273 ऐड करें इसमें तो 373। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑप्शन सी के लिए करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है ना ये आपका आंसर होगा। इसमें जो आपके मोल्स आ रहे हैं वो सबसे कम होंगे, ठीक है। तो जहां पर मोल्स कम होते हैं मॉलिक्यूल कम। अगर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं ना तो उसका तरीका ये है कि आप क्या करें, जो मोल्स आएंगे उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। लेकिन मोल्स तक जाएं, टाइम सेव करना है आपने, मॉलिक्यूल निकालने का फायदा नहीं है। मोल्स निकालें चारों में, जहां पर मोल्स कम होंगे वहां मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट मेक्स 25 cubic centimeter of 4 mole per cubic decimeter HCl with an equal volume of 4 mole per cubic decimeter NaOH. The initial temperature was 15 और वो बढ़कर 30 हो गया है। आपने इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है। डेल्टा एच की यूनिट क्या होती है याद रखिएगा, किलो जूल्स पर मोल। तो आपने ये फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले आप ये फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब जरा देखें कि M होता है मैस ऑफ वाटर, यहाँ सोल्यूशन है ना 25 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl का है और इतना ही वॉल्यूम NaOH का है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया जरा देखिएगा, टोटल वॉल्यूम 50 हो गया आपका, क्योंकि 25 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर NaOH, तो टोटल हो गया 50। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दैट इज 4.18 या 4.2। चेंज इन टेम्परेचर
15 से 30 पे चला गया है, तो आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना हो गया जी, यहाँ पर 15 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, Q इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व कर लें, 50 इंटू 4.18 टाइम्स 15, ये आ रहा है जी आपके पास आंसर 3135 जूल्स। अच्छा, आप इसको माइनस खुद भी कर सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 15 से 30 पे जा रहा है, तो आप माइनस का साइन खुद लगा सकते हैं, राइट। अब ये जूल्स, अभी आपने इसको किलो जूल्स पर मोल में लेके जाना है, तो पहले तो किलो जूल्स में ले जाए ना, वो कैसे होगा, माइनस 3.135 किलो जूल्स, 1000 से डिवाइड कर दिया, किलो जूल्स में आ गया। अब आपने बेसिकली बेटा मोल्स में निकालना, आपको याद है, आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी तो मैंने माइनस का साइन खुद लगा दिया ना, अगर आप माइनस का साइन खुद नहीं लगाना चाहते ना, फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप माइनस का साइन खुद नहीं लगाना चाहते, देन डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन, माइनस क्यू ओवर एन, तो क्यू क्या है आपके पास, देखें, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू क्या है, माइनस फॉर्मूले का है, क्यू आपने निकाल लिया 3.135, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें, आपने HCl यूज किया और NaOH यूज किया, दोनों में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, और दोनों की अगर आप इक्वेशन बनाए 1:1 रेशियो, किसी एक के मोल निकाल लें, 1:1 रेशियो है ना इक्वेशन में, और दोनों के मोल्स भी एक जितने हैं, वॉल्यूम भी एक जितने हैं, तो आप बेटा HCl के मोल निकाल लें और उससे डिवाइड कर दें बस, 25 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 0.1 आ रहा है, 0.1 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, तो इसको 0.1 से डिवाइड कर दें, गेट द आंसर 3.135 डिवाइडेड बाय 0.1, क्या आ रहा है, -31.35 किलो जूल्स पर मोल, तो -31.4 इज द आंसर। ठीक है, क्या किया है, पहले Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अच्छा, उससे पहले ना आपने ये देखना है कि वो इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए, किलो जूल्स पर मोल में आंसर आना है, आपका पहले जूल्स में आ रहा था, किलो जूल्स में किया, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, और फिर आपने मोल्स पर मोल करना है, तो जितने मोल उसने यूज किया ना एग्जामिनर ने, कितने मोल यूज किए HCl के 0.1, उससे सिर्फ डिवाइड कर दिया आपने, राइट, तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, HOCl is the molecule that kills the bacteria when chlorine is added to water. The following reaction produce this molecule. Which statement about this reaction is correct? क्लोरीन देखें 0 से यहाँ पर जा रहा है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, हाइड्रोजन 1 प्लस, Cl 1 प्लस, Cl से 1 प्लस में जा रहा है और 0 से -1 में जा रहा है। देखें क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ये रिएक्शन आपने किया हुआ है, आपको याद है, आपने ये ग्रुप 17 में किया हुआ है कि जब क्लोरीन को आप वाटर में डालते हैं तो HCl बनता है और HClO बनता है, ये 2 माइनस था, ये +1 और ये +1, ठीक है जी, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, all the reactant and product of an exothermic reaction are gaseous, which statement about this reaction is correct? अच्छा, एक रिएक्शन वो कह रहा है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, जब एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, बी और डी तो नहीं हो सकते। अब जरा देखें, वो कह रहा है कि द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट के मुकाबले में ज्यादा होती है, मतलब ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है इसमें सी और डी की बॉन्ड एनर्जी ए बी के मुकाबले में कम होगी या ज्यादा होगी, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये आपने बेटा सोचना है, पता है इसको कैसे आप सॉल्व करें, मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला में लिखता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। अगर बेटा डेल्टा एच आपका माइनस में आ रहा है, देखिए ये माइनस तो फॉर्मूले का है ना, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच माइनस में आएगा। अब जरा सोचें, अगर आपके पास एनर्जी टेकन इन की वैल्यू है 50 और एनर्जी गिवन आउट की वैल्यू है 80, तो आंसर आपका किस में आएगा जी, माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, माइनस में आएगा ना। अगर एनर्जी टेकन इन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी 50 है और एनर्जी गिवन आउट के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है 80 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे
+50 -80, तो आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है। देखिए आपने इस माइनस को भी नहीं देखना भाई, माइनस तो फॉर्मूले का। आप देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो ये एनर्जी गिवन आउट है, इसका मतलब है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी टेकन, इनका मतलब है कि रिएक्टेंट्स अपने एनर्जी को, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो अब जरा सोचें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रहा है तो प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? हाँ जी, तुम बताओ निदाल, क्या होगी? अच्छा, अगर कम होगी भाई, तो ये आंसर फिर आपके पास देखो, अगर कम होगी, मैं यहाँ फिर 80 को रिमूव करता हूँ। अकॉर्डिंग टू निदाल कह रहा है कम होनी चाहिए, मैं इसको करता हूँ फिर यहाँ पर 40। अब आंसर किस में आएगा आपको जरा बताओ, डेल्टा एच किस में आंसर आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो वो तो एक्सोथर्मिक की बात कर रहा है, वो कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपका डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा मुझे ये बताओ? एनर्जी गिवन आउट क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए ना, तो 80 मैंने पे लिखा था। अब जरा उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? ए और सी में से बताओ कौन सा ठीक होगा। The total bond energy of the product is less than the total bond energy of the reactant, या the total bond energy of the product is more than the total bond energy of the reactant? हाँ जी, हाँ ये होना चाहिए। अच्छा, फिर देखो, अगर आप कह रहे हो जी ए करेक्ट आंसर है, तो टोटल बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की कम है, मैं 50 से कम लगाता हूँ। 50 मैंने एज्यूम किया है, राइट? 40 करता हूँ, तो ये तो आंसर आपका नेगेटिव में नहीं आ रहा, आपका रिएक्शन एक्सो है, आपने एक्सो आंसर नेगेटिव में लेकर आ रहा। अगर मैं 40 करता हूँ, प्रोडक्ट की एनर्जी कम करता हूँ बॉन्ड एनर्जी, तो मेरा आंसर पॉजिटिव 10 आएगा भाई। क्या आंसर आएगा मेरा? क्या आंसर आएगा? +10। ये तो एंडो बन गया। वो कह रहा है रिएक्शन इज एक्सो, तो एक्सो बनाने के लिए यहाँ एनर्जी क्या होगी? सपोज मैं इसको करता हूँ +60 और ये था जी +50। प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी +60 है, रिएक्टेंट की +50। अब आंसर क्या आएगा? अब -10 आएगा। तो बताएं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट के मुकाबले में क्या होती है? हाँ जी निदान, ज्यादा होती है। जी बेटा, आप लोग मुझे बताएं ये बात समझ आई है या नहीं? ये थोड़ी सी ट्रिकी, आपको ये फॉर्मूले से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। अगर आप वो ग्राफ देखेंगे फिर आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी। बेटा मुझे मैसेज करके बताएं, ये बात क्लियर होगी कि क्यों ऑप्शन ए इज रॉन्ग और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ए भी गलत है। टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज नेगेटिव। जी बेटा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, शाबाश, जल्दी से बताएं ताकि मैं आगे चलूं। हाँ जी, बेटा ये कैलकुलेशन के बगैर आप नहीं बता सकते अलीसा। आपको ना कैलकुलेशन कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले के हेल्प से आपको आइडिया होगा, अदरवाइज आप नहीं बता सकेंगे। हाँ देखिए ना, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करें, जैसे सजीहा ने मुझे बताया अभी, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करें और आप प्रोडक्ट की एनर्जी कम कर दें, रिएक्टेंट की ज्यादा करें, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाता है। आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, जो कि फिर गलत हो जाएगा ना, वो तो एक्सोथर्मिक की बात कर रहा है। तो एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच अगर नेगेटिव में निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, तब आपका आंसर नेगेटिव में आएगा ना। तो ये वो बात पूछ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 10। ऑक्सीडेशन ऑफ oxidation of ethane dioate ions by acidified manganate ion is very slow at room temperatures. Oxidation of ethane dioate ion by acidified manganate ion is very slow at room temperature. Mn2 plus ion catalyzes this reaction. देखिए मेरी बात सुनिए बेटा, ये MnO4 is the oxidizing agent, C2O42 minus, इसको वो कह रहा है ethane dioate ion. This is ethane dioate ion. ये असल में ना एथेनोइक एसिड है, इथेन डायोइक एसिड, ऐसे है जी, ये देखिए। तो इसके H आयन को रिमूव कर दिया और C2O42 माइनस, तो ये इथेन डायोइड आयन बन गया। और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका रिएक्शन हो रहा है और Mn2 प्लस बन रहा है, Mn2 प्लस बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी तो कह रहा है कि जो Mn2 प्लस जैसे जैसे बन रहा है ना, ये रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, ठीक है। और एक बात अब देखिएगा कि MnO4 की कंसंट्रेशन कम होगी ना टाइम गुजरने के साथ साथ। विच ग्राफ शोज हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 -1 ion varies after the ethane dioate ion are added.
देखिए एक बात तो कंफर्म है कि MnO4-1 की कंसंट्रेशन ने कम होना है, तो इसलिए ऑप्शन ए आप बिल्कुल गलत कर दें, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो यूज होगा भाई, रिएक्टेंट है ना। इसी तरीके से आप ऑप्शन डी को भी गलत कर दें, ये भी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है MnO4-1 की, जिसने तो कम होना है। अब मसला रह गया जी सी और बी में, इसमें से कौन ठीक होगा। अब देखें सी में आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन कम हो रही है, बी में आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन कम हो रही है, शुरू में रिएक्शन स्लो था लेकिन फिर एकदम कंसंट्रेशन कम हो रही है। इसके क्या रीजन, इसकी रीजन बेटा ये है, देखिए उसने आपको बताया है कि शुरू में ना रिएक्शन स्लो था, ये स्लो रिएक्शन को बता रहा है। देखिए शुरू में जो आपका स्टीपनेस है कम है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर Mn2+ बना, ये रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। तो स्पीड अप करने की वजह से आप ये चीज नोट करें कि अब ये MnO4 ज्यादा तेजी के साथ कम हो रहा है। ये देखिए ये स्टीपनेस बढ़ गई है इधर, यहाँ पर लेस स्टीपर था, लेस स्टीपर क्यों, क्योंकि अभी Mn2+ कम बना था, लेकिन जैसे जैसे Mn2+ बनता जा रहा है वो रिएक्शन को स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, और ये यहाँ पर मोर स्टीपर हो गया, मोर स्टीपर ड्यू टू दी Mn2+, क्योंकि Mn2+ एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। इसको कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, कि ये जो कैटलिस्ट जो है जो प्रोडक्ट के अंदर बन रहा है वही रिएक्शन को स्पीड अप भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। सी के अंदर देखें कहीं पर वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस शो नहीं कर रहा, कहीं पर ना वो एक यूनिफॉर्म तरीके से उसको कम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर N2+3H2 इट गिव्स अमोनिया। आपने इसका केसी का एक्सप्रेशन, ए गलत है, बी गलत है, सी और डी में देखें क्या गलती है जी, कौन सा ठीक होगा। NH3 ये जो कॉफिशिएंट है इसको पावर बनाना था, N2 और H2 को भी पावर बना लिया है, और अच्छा एक के अंदर प्लस किया हुआ है, देखिए ये देखें सी के अंदर, और डी के अंदर उसने मल्टीप्लाई किया। आपको पता है ना कि केसी के अंदर जो भी कंसंट्रेशन होती है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपने दो चीजें चेक करनी है, कॉफिशिएंट चेक करने, कॉफिशिएंट तो सी और डी में इसने बिल्कुल ठीक डालें, स्टेट सिंबल्स भी ठीक है, और फिर आपने साइन पर आना है कि वहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। The electrical conductivity of two compound Y and Z are shown in the table. Conductivity of the compound in liquid state, Y जो है गुड कंडक्टर है लिक्विड स्टेट में। अच्छा अब देखें Y यहाँ पर लिक्विड स्टेट में अगर आप बात करें ना, तो ए बी सी तीनों हो सकते हैं, डी निकल गया क्योंकि SiCl4 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो SiCl4 निकल गया, तो ए बी सी में से अब हो सकता है। अच्छा जी कह रहा है जी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो अब ए भी निकल गया जी, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन जो है बी और सी में से है। कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कंपाउंड इनटू द वाटर, कि अगर आप वाई को वाटर में डालें तो गुड कंडक्टर है, तो NaF BC दोनों हो सकते हैं, सॉरी, ठीक है। और दूसरा वो कह रहा है कि अगर आप Z को वाटर में डालें तो वो भी अच्छा कंडक्टर है बेटा, Al2O3 तो वाटर में डिजोल्व भी नहीं होता ना। अब देखें NaF को वाटर में डालें आइंस बन जाएंगे Na+F-। अच्छा SiCl4 को वाटर में डालें ना, पता क्या होता है, SiO2 बनता है और HCl बनता है, तो आइंस बन गए ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आइंस बन गए H+ और Cl-, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होगा। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी में देखें NaF, Y इज NaF और Z इज SiCl4, क्योंकि SiCl4 जो है लिक्विड स्टेट में करंट पास नहीं करता, लेकिन जब वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं और वो वाटर से रिएक्ट, अच्छा लिक्विड का बात बच्चे मतलब जो है वाटर समझ रहे होते हैं, लिक्विड का मतलब है SiCl4 जो है इटसेल्फ ये लिक्विड होता है, SiCl4 इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा, लेकिन जब इसको वाटर में डालेंगे तो आइंस बनेंगे HCl की वजह से और करंट पास हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which reagent when mixed with ammonium sulfate and then heated liberates the ammonia। अब देखें अमोनियम सल्फेट है बेटा, ये भी ओ लेवल्स का क्वेश्चन है। ये अमोनिया गैस निकालनी है, ठीक है,
अब आपको पता है कि अमोनियम गैस ही अमोनिया गैस रिलीज करेगी, अमोनियम ने अमोनिया गैस रिलीज करनी है, ये अमोनिया गैस। याद आपको ओ लेवल्स के अंदर आपने मेरा एक टेस्ट पढ़े थे अमोनियम आयन का टेस्ट, उसमें क्या डालते थे आप, वहां आपने पढ़ा हुआ था NaOH, क्योंकि अमोनियम आयन इज एसिडिक इन नेचर ना, ये एसिडिक इन नेचर, इसके पास एबिलिटी है कि ये HN रिलीज कर सकता है। तो अमोनियम आयन बेटा कब HN रिलीज करेगा, जब इसको कोई बेस नजर आएगा, जब ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, किसी मेटल हाइड्रोक्साइड के सामने। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी के साथ तो रिएक्शन नहीं कर सकता ना, अमोनियम भी एसिड है, HCl भी एसिड है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सी इज द आंसर बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। आप जब अमोनियम आयन का रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, साथ में वाटर बनेगा, ठीक है, क्योंकि NH4 अपना H+ रिलीज करेगा और OH और H+ मिलकर वाटर बना देंगे, तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आए, व्हाई डज बेरियम रिएक्ट मोर रैपिडली विद कोल्ड वाटर देन द मैग्नीशियम। देखिए बेरियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी है ना मेटल्स की, वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, ये बात पता है ना, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ रही है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है, बेरियम इज मोर रिएक्टिव क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो बेरियम एटम्स आर लार्जर एंड फॉर्म आयंस मोर इजीली देन मैग्नीशियम एटम, ये बात ठीक है। बेरियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बट मैग्नीशियम सिंक, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल, वो तो बेरियम की बात कर रहा है, हाइड्रोक्साइड की तो बात ही नहीं है। और द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरियम इज मोर, लेस होगी भाई, जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना मेटल, उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उतना रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टी x of 5 elements from the third period of the periodic table P, Q, R, S, and T is shown. P, Q, R, S, and T have consecutive atomic number. The letters do not represent the symbol of the element. ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है कि ये जो आपको है ना, ये कौन, अब देखिए मैं आपको थोड़ा आसान करके दिखाता हूँ। अगर आपको ट्रेंड्स की जो ग्राफ है उनकी शेप्स आपने याद किए, तो अभी आपको फौरन पिक कर लेना चाहिए कि किसका ट्रेंड है। याद करें ये किस चीज का ट्रेंड है जी, ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। देखें ये होता था सोडियम, ये हम कहते थे मैग्नीशियम, ये हम कहते थे एल्यूमिनियम, ये हम कहते थे सिलिकॉन, ये हम कहते थे फास्फोरस, कि सोडियम मैग्नीशियम का जो मेटालिक बॉन्ड है मैग्नीशियम के अंदर स्ट्रॉन्गर है, देन एल्यूमिनियम के अंदर मजीद स्ट्रॉन्गर है, नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, सिलिकॉन जॉइंट कोवेलेंट है, और देन फास्फोरस आ जाता था। ठीक है, तो ये शेप उसी के साथ मैच कर रही है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। तो एक तो आपने बता देना है। अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 ये जो चौथा आ रहा है ना, ये तो आपके पास फोर्थ ग्रुप का अगर होगा सपोज, तो इसको तो बहुत पुअर कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन तो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता तो टी नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, तो इसको बढ़ना चाहिए था। तो इसलिए आपको ये पता चल गया ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। और अब आर क्या है, तो अब क्लियर हो गया कि आर इज दी एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि थर्ड पीरियड की बात कर रहा है ना वो। अच्छा देखें नेक्स्ट, सम यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर गिवन, व्हाट व्हिच इज द यूज ऑफ ब्रोमीन, मेकिंग ब्लीचेस फॉर टेक्सटाइल एंड द पेपर, वो बेटा हम क्लोरीन यूज करते हैं, ठीक है, ब्लीच करने के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं, नॉट ब्रोमीन। मेकिंग CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो उसके लिए बेटा ये यूज नहीं होता। एक मिनट बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत से? राशिद बात कर रहा हूँ। कहाँ से सर? आपके तरफ से। सर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आपको बाद में कॉल कीजिएगा, ठीक है, मैं क्लास में भी। अच्छा अब बेटा देखिए, ये ऑप्शन सी जो है ना, मेकिंग फ्लेम रिटार्डेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ये इसका, अब आपको ये चीज याद करनी है। देखें इसको एक तो याद करने का तरीका है, एक तो इस आंसर तक पहुंचने का तरीका ये था कि आप एलिमिनेट करते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। ब्लीच करने के लिए आपको पता है क्लोरीन यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में तो ब्रोमीन यूज नहीं होता ना, इसके नाम में नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन यूज हो रहा है। मेकिंग द पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप यूज याद कर लें कि ब्रोमीन को आप फ्लेम रिटार्डेंट, फ्लेम को रोकने के लिए, और फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर यूज होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.6 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज रिएक्टिव विद एक्सेस ऑफ हॉट NaOH। अब देखें ये कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं, Cl2 प्लस NaOH
5 NaCl, NaClO3 और वाटर, ये इस रिएक्शन की बात हो रही है जी। 0.6 मोल क्लोरीन के यूज हो रहा है और एक प्रोडक्ट कह रहा है NaClO3 बन रहा है, इसका मैस कितना होगा? देखें, अगर आप इसके 0.0, ये 0.6 मोल है, 3:1 है। अगर इसके 3 मोल यूज होंगे तो इसका कितना यूज होगा भाई? इसका 1 बनेगा, ठीक है, 3:1 है। तो अब आपने बेटा यहाँ ये करना है कि अब आपने बेटा इसका 3 टाइम्स लेस कर देना। 3:1 है, अगर आप क्लोरीन में और NaClO3 मोलर रेशियो देखें ना, 3:1 है, तो मतलब 3 मोल क्लोरीन के होंगे तो 1 मोल NaClO3 का बनेगा। 0.6 मोल क्लोरीन के हैं तो ये कितना बनेगा? 0.2 मोल बनेगा, ठीक है जी। NaClO3 के मोल पता चल गया आपको। अब बस आपने क्या करना है, आगे इसको मैस में कन्वर्ट करना है। NaClO3 का जरा MR निकाल लेना। सोडियम का कितना है? 23, 35.5, 16 3 48। इसको ऐड कर लें, क्या है निकाल, आंसर बताओ। 23 प्लस 35.5 प्लस 48 into 0.2, 21.3 जी। ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। तो आप ये 0.2 मोल्स को NaClO3 के MR से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि Z is an anhydrous compound of group 2 element. When it is heated, Z undergo thermal decomposition to produce two different gases. मतलब दो डिफरेंट गैसेस बन रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनेट नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो एक गैस बनती है, दो डिफरेंट गैसेस नहीं बनती। नाइट्रेट्स को जब डिकम्पोज करते हैं फिर आपके पास दो गैसेस बनती हैं, NO2 और हाफ O2, अगर आप 1 मोल यूज कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट गैसेस या मिक्सचर ऑफ गैसेस जब भी आएंगी तो समझ जाइएगा कि नाइट्रेट की बात हो रही है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि Z हैज, और आपको दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं कि जो नाइट्रेट्स की स्टेबिलिटी है या कार्बोनेट्स की भी स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मतलब ये मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? अभी बढ़ रही है। किसको डिकम्पोज करना मुश्किल है? बेरियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करना मुश्किल है। किसको आसान है? मैग्नीशियम को आसान है। तो अब बेटा देखिए आपके ऑप्शन में उसने कौन से नाइट्रेट लिए हुए? दो ही तो नाइट्रेट लिए हैं, एक बेरियम नाइट्रेट, एक मैग्नीशियम। वो कह रहे हैं Z हैज रिलेटिवली लो थर्मल स्टेबिलिटी। Z की जो स्टेबिलिटी है वो कम है, लो थर्मल स्टेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि Z क्या होगा आपका? Z आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा जो आसानी से डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है जी। तो डी इज द आंसर। अच्छा, इसी तरीके से मिथाइल अमाइन has very similar chemical properties to ammonia. Methylamine react with hydrogen chloride to form a white crystalline salt, methyl ammonium chloride. A sample of methyl ammonium chloride is heated with aqueous sodium hydroxide. What are the product? अब देखें ये जी CH3NH3Cl, इसका रिएक्शन वो NaOH से करवा रहा है बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अमोनियम जो था ना NH4+ एसिडिक इन नेचर था, इस टाइम ये अमोनियम भी मिथाइल अच्छा अमोनियम NH4+ को नहीं कहते, अमोनियम कहते हैं जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा हो, दैट इज द अमोनियम। तो इसके अंदर देखें नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन से बना रहा है, तो ये यहाँ पर एसिडिक इन नेचर है, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके पास एबिलिटी है कि अपना HN रिलीज कर सकता है। अब आपने NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? NaCl बनेगा, ये NH3+ अपना एक H और ये OH मिलकर वाटर बना देंगे और साथ में CH3NH2 बन जाएगा, मिथाइल अमाइन। ऑप्शन डी, मिथाइल अमाइन बन रहा है, CH3NH2, सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएं। स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी आइसोमर विद द फार्मूला C4H8 दैट कंटेन। अच्छा, अब देखिए आपने स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों को ध्यान में रखते हुए बताना है कि C4H8 के आइसोमर कितने बनेंगे। पहला देखें ये, अच्छा ब्यूट2 इनमें ना हम इस तरह करते हैं जी, सिस और ट्रांस। ये देखें ये आपके पास बन गया ट्रांस, इसी का सिस बना दें, ये आपके पास बन गया सिस, और चौथा देखें ये बनेगा,
तो बताएं जी, हाउ मेनी आइसोमर विद फार्मूला, आपने C4H8 के ऐसे आइसोमर बनाने थे जिसमें पाई बॉन्ड हो। तो ये एक ब्यूटवानी बेटा सिस दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया और ये चौथा बन गया। तो क्या आंसर होगा जी 4। हाउ मेनी आइसोमर विद फार्मूला C4H8 हैव स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन अ पाई बॉन्ड, तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, अब मैं ये क्यों नहीं बना सकता, साइक्लोब्यूटेन क्यों नहीं बना सकता, इसलिए नहीं बना सकता इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड का होना मस्ट है। अक्सर बच्चे इसमें 3 की तरफ जाएंगे, लेकिन आप सिस और ट्रांस को अलग अलग लेंगे बेटा, सिस अलग है ट्रांस अलग है। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं जी। Kerosene is used as an aircraft fuel. Q is one of the molecule in the kerosene and has a skeletal formula. अच्छा इसको बेटा हम नाम दे देते हैं ना, क्योंकि वो नीचे आपसे पूछेगा कि Q का स्ट्रक्चरल आइसोमर नीचे कौन से, इसको नाम देते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ जी, ये देखें ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये ब्रांचेस इसको मैं मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम होगा जी इसका, Q का नाम जरा देखें, इसका नाम है 2 3 5 ट्राई मिथाइल और कितने कार्बन है 7 हेप्टेन। ठीक है जी, अच्छा इसमें जरा इस तरह करें ना, टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने कहना है कि विच स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ Q, नीचे ऑप्शन में कौन इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है। आपको ये पता चल गया टोटल कार्बन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी निकल गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सी निकल गया। अब देखें मैंने बी और सी क्यों निकाला है, दोबारा इसको काउंट करें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, तो कार्बन एटम तो नहीं बढ़ने चाहिए ना, कार्बन एटम तो उतने ही रहने चाहिए। अब जरा देखें जी, इसको आपने बी और सी निकल के, अब आपने ए और डी में से बताना है कौन सा राइट आंसर है। ए को जरा नाम देते हैं, ए को नाम देते हैं, अगर ए का नाम और ऊपर क्यू का नाम सेम हुआ तो ये आइसोमर नहीं होगा। ये जी ए हमारे पास, देखें यहां से मैं चेन लेता हूँ, ये देखें ये चेन है, ये रेड कलर की जो मैं ले रहा हूँ, ये ब्रांचेज हैं, ये देखिए बिल्कुल वही नहीं है। यहां से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, वही नाम नहीं बन रहा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, तो ऑप्शन डी इज द आंसर, डी आंसर है। डी का नाम चेंज होगा, आपको मैं डी का नाम बताता हूँ क्या होगा, जरा देखिए डी को अगर आपने नाम देना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो, राइट, ये रूल याद रखिएगा, हमेशा वो चेन सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं ना जिसमें ब्रांचेस जो है ना, जिसमें जो चेन है उसकी लेंथ एक जितनी है, डिफरेंट ऑप्शन से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, चेन की लेंथ एक जितनी आ रही है, तो फिर आप वो चेन सिलेक्ट किया करें जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस हो। अभी देखें यहाँ पर आपके पास 2 ब्रांचेस आ रही हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट, इसमें एक कार्बन हमने मिस कर दिया ना भाई, ये देखें मैं इसको मार्क करता हूँ येलो कलर से, ये देखें ये मेन चेन है, ये येलो येलो कलर से मार्क किया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको अब पहले इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये पहले आता है, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है जी, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 22, which radical is most likely to form by the homolytic fission by one covalent bond in the bromochloromethane। ये आपका कंपाउंड है, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा रेडिकल जल्दी से बनेगा, ए बी सी डी। अब देखिए बी सी डी नहीं जल्दी से बनेंगे, उसकी रीजन ये कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो है ना ये सबसे वीक होता है, सबसे पहले इसको टूटना चाहिए ना। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो सबसे वीकर बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है,
तो सबसे पहले ये टूटना चाहिए, तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड सबसे पहले टूटना चाहिए। तो अगर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा तो डॉट इस कार्बन पर आ जाएगा और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी सी डी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि उसने यहाँ पर ब्रोमीन का बॉन्ड नहीं तोड़ा हुआ, कहीं पर क्लोरीन का तोड़ दिया, कहीं पर हाइड्रोजन का तोड़ दिया, जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कम्पेयर टू कार्बन ब्रोमीन। प्रोपीन अंडरगो अ वैरायटी ऑफ रिएक्शंस, व्हिच रो इज करेक्ट? अच्छा, ब्रोमीन प्रोपीन में ऐड तो हो जाता है जी, लेकिन जब ऐड होगा ना, देखें अगर इसमें आप ऐड करते हैं तो इसका नाम पता है क्या बनेगा? एक ब्रोमीन एक कार्बन पर, दूसरा दूसरे कार्बन पर, 1,2-डाइब्रोम, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में देखें, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। अब जब इसका कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हर कार्बन पर OH आ जाएगा, तो ये प्रोपेन 1,2-डायोल आएगा, प्रोपानोइक एसिड नहीं बनेगा। अगर आप इसमें HBr ऐड करते हैं, HBr अगर आप इसमें ऐड करते हैं भाई, फिर ठीक है। ये देखें, अगर आप HBr ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा, CH3 CHBr एंड CH3, तो क्या बन गया? 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। पॉलीमराइजेशन पर आ जाए। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन गिव्स पॉलीथीन। अब बेटा ये देखें पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है। ये आपका इथीन है। अच्छा, ये बात बेटा आपने समझनी है एक चीज, कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स की बात हो रही है, एक की नहीं। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, किसको ब्रेक करना आसान है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अंदर आपको पाई भी तोड़ना है, सिग्मा भी तोड़ना है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड ना लीजिएगा, डबल बॉन्ड का मतलब है दोनों बॉन्ड्स, पाई और सिग्मा दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, कि डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में मुश्किल होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये समझ लिए कि सिंगल बॉन्ड जो है ना, अब देखें इस तरह है कि डबल बॉन्ड का मतलब है कि दरमियान में 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब है दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से कार्बन को, राइट। जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियस को खींचेंगे लेकिन इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ, दो एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। देखें इथेन के अंदर या एल्केन्स के अंदर ना, ये लेंथ ज्यादा होगी, मोर बॉन्ड लेंथ, मोर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्योंकि दोनों कार्बन के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियाई, कार्बन के न्यूक्लियाई को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे राइट और लेफ्ट से, तो इनमें बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब आप जरा सोचें, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कि अगर आप इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसकी अगर मैं पॉलीमराइजेशन करता हूँ इथीन की, तो मेरे पास ये चीज बनेगी। एक तो देखें डबल बॉन्ड किस में चला गया, सिंगल बॉन्ड में चला गया, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, वीक हो गया, वीक हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल था, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो बॉन्ड जो है आपका वीक हो रहा है। अब बॉन्ड शॉर्टर हो रहा है, लॉन्गर हो रहा है, लॉन्गर हो रहा है। देखें सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो शॉर्टर एंड वीकर, सॉरी सॉरी लॉन्गर एंड वीकर। ठीक है, कि आपका पॉलीथीन के अंदर बॉन्ड एक तो लंबा भी हो गया और वीकर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, वैसे हमने पिछली क्लास में भी किया था, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हमने पिछली क्लास में कर लिया है, ये जल्दी से चले करा भी देता हूँ। Diols in which both hydroxy group are bonded to the same carbon atom can spontaneously eliminate a molecule of water to produce a carbonyl compound, which compound after complete hydrolysis give you a positive reaction with tolerance reagent. अच्छा देखें 1,1-डाइब्रोमोब्यूटेन में लेता हूँ आपके सामने, एक ही कार्बन पर ब्रोमीन लगे हुए हैं। अब देखें जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा ना, वाटर से करूं या NaOH से, जिस मर्जी से कर ले, तो Br की जगह OH आ जाए। एक ही कार्बन पर वो कह रहा है दोनों OH होने चाहिए, तो एक ही कार्बन पर दोनों OH कब आ सकते हैं? जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर लगे हो, राइट। जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर होंगे तो 1,1 डाइब्रोम हो सकता था या 2,2, ये बी और सी तो गलत है, ये एक ही कार्बन पर तो है नहीं।
जब एक ही कार्बन पर नहीं होंगे तो फिर दोनों OH एक ही कार्बन पर तो नहीं आएंगे ना। वो ऊपर देखें क्वेश्चन में कह रहा है कि बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम। तो सेम कार्बन एटम पर OH ग्रुप तभी आ सकते हैं अगर हेलोजन सेम कार्बन एटम पर होंगे, तो इसलिए A और D में से होगा, राइट। अब आपने इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करनी है, इसमें से वाटर निकालने से। ये देखिए वाटर कैसे निकलेगा, ये OH और ये H। देखिए आपको खुद बता रहा है कि आपने कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड तभी बन सकता है कि अगर आप OH और H यहाँ से निकालें, तो ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है। जरा देखिएगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। कह रहे हैं ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड बना है गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। तो ये क्या टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। डी क्यों नहीं है? चलिए उस पर भी अभी आता हूँ कि डी डी क्यों नहीं है जी। ये पिछली क्लास में बेटा मैंने कराया था आपको ये क्वेश्चन। हाँ बेटा, डी के अंदर कीटोन बनेगा, आप इसको चेक कीजिएगा। जो 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन है ना, देखिए ब्रोमीन इधर है, तो यहाँ पर जब आप OH लगाएंगे, OH OH आया, और जब इसके अंदर से वाटर निकालेंगे ना, तो ये C डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल इसका कीटोन बनेगा, इसलिए ये रॉन्ग आंसर। बट प्रोपेन टू ऑल अंडरगो मेनी रिएक्शन विच रो इज करेक्ट। प्रोपेन टू ऑल जो है ना, ये किन किन कौन कौन से रिएक्शन देता है? देखें, ये अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो सकती है और KMnO4 के साथ, और इसने एल्डिहाइड बनाया हुआ। बाकी चेक करते हैं। क्लोरीन के साथ रिएक्शन, कोई कंडीशन इसने नहीं दी हुई यहाँ पर, ये तो नहीं होगा भाई। क्लोरीन के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करा रहा है उसने OH को भी, नहीं, ये नहीं होगा। तो इसी अच्छा बेटा, इसी तरीके से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यस। देखें अल्कोहल की ना, अब एक को मैं क्यों यहाँ से खत्म कर रहा हूँ? एक क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि आप जब KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे ना अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल की, तो एंड प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसने हीट अंडर डिस्टिलेशन तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, नॉट एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड उस वक्त एक्सेप्टेबल होता है अगर यहाँ वो मेंशन करता है हीट अंडर डिस्टिलेशन, वो नहीं लिखा हुआ। लेकिन सी क्यों रॉन्ग है, सी क्यों करेक्ट है कि उसने यहाँ पर प्रोपेन टू ये जी, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो आपके पास अल्कीन बन जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ना, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी देख लें। लेकिन आप लोग मैसेज पढ़ लो बेटा। बट आप पूछ रहे हैं कि डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है या नहीं? भाई डबल बॉन्ड बिल्कुल, उसमें पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। डबल बॉन्ड का हम जो वर्ड यूज करते हैं उसमें पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, वो रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें तो डाटा बुकलेट में आप देखिएगा, डाटा बुकलेट में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। अब देखिए जब डबल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो दो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अच्छा बड़ा नेक्स्ट देखें, इसमें इथेन 1,2 डाइऑल हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर without breaking carbon carbon single bond. There are 5 possible oxidation products. What is the total number of aldehyde group and carboxylic acid groups in these 5 products? आपने बेटा ये बताना है इसमें कि ये जो आपके पास इथेन 1,2 डायोल है ना, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा, और इसको तोड़े बगैर आपने ऑक्सीडेशन करनी है इनकी, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन करनी है। और इनकी ऑक्सीडेशन करके बताएं कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कितने बनेंगे, कार्बोक्सिलिक कितने बनेंगे उन 5 प्रोडक्ट्स में से। तो देखिए मेरी बात सुने, ये अल्कोहल कौन सा है? मैं इसको कहता हूँ जी, एक को कार्बन 1 कह देता हूँ, एक को कार्बन 2। दोनों प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल है, आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो अगर आप कार्बन 1 की ऑक्सीडेशन करते हैं हीट अंडर डिस्टिलेशन,
क्योंकि पहले एल्डिहाइड बनेगा देन कार्बोक्सिलिक ना। अगर आप कार्बन 1 की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा जी बताएं। कार्बन 1 की ऑक्सीडेशन करते हैं पहले एल्डिहाइड बनेगा ना, और फिर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऐसी होगा या नहीं? हाँ निदान। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कार्बन 2 की ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड बनेगा, देन क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा। अगर ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ये कि अगर आप दोनों की इकट्ठी करते हैं, दोनों की इकट्ठी, तो कार्बन 1 भी किस में चला जाएगा, एल्डिहाइड में। मतलब ऐसे हो जाएगा, देखें, अगर आप दोनों की इकट्ठी ऑक्सीडेशन करें फिर ये बनेगा, ये एल्डिहाइड बन गया, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक। मैंने देखें ये 3 रूट क्यों बनाए हैं। जो ऊपर वाला है ना, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने कार्बन 1 को ऑक्सीडाइज किया है। ये जो नीचे वाला है इसमें सिर्फ मैंने कार्बन 2 को ऑक्सीडाइज किया है, और ये जो दरमियान वाला आ रहा है इसमें मैंने दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन की है, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये समझिए आप कि कार्बन 1 की ऑक्सीडेशन हो रही है एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बोक्सिलिक। कार्बन 2 अनचेंज था, कार्बन 2 को ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडाइज किया कार्बोक्सिलिक, और तीसरी पॉसिबिलिटी कार्बन 1 2 को इकट्ठा किया, दोनों कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिए। तो अब जरा देखिए इसमें एल्डिहाइड कितनी दफा बन रहा है भाई, 1 2 3 और ये 4, कितनी दफा एल्डिहाइड है, 4। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स, एल्डिहाइड ग्रुप्स आपने काउंट करने कितनी दफा। अच्छा, अगर आपको ऊपर वाला समझ नहीं आ रहा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ऊपर वाला मैं कैसे कह रहा हूँ। ऊपर वाले में मैं एक को ऑक्सीडाइज करूंगा बस ऐसे, C डबल बॉन्ड OH, और नीचे वाला अल्कोहल ऐसे ही रखूंगा, उसको अनचेंज रखें, और फिर आगे एक को ही ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं कर रहा, सॉरी। हाँ, ये देखें। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जब ये वाला मैं ले रहा हूँ तो इसमें क्या कर रहा हूँ भाई, इसमें ऊपर वाला अल्कोहल अनचेंज है, नीचे वाले को मैंने ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड में, और फिर ऊपर वाला अनचेंज है, नीचे वाले को मैं कार्बोक्सिलिक में लेके जा रहा हूँ। इस तरीके से बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो डी आएगा। उसकी रीजन ये है कि आपके पास देखें कार्बोक्सिलिक कितनी दफा आ रहा है जी, ये जरा मैं मार्क करता हूँ कार्बोक्सिलिक। एक कार्बोक्सिलिक ये आ रहा है, सॉरी, एक कार्बोक्सिलिक ये आ रहा है इधर, दूसरा कार्बोक्सिलिक ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, चौथा ये आ रहा है। तो 4 दफा कार्बोक्सिलिक आ रहा है, 4 दफा आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। बेटा ये भी काफी रहता है। चलें यहीं पर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट 3 तो आप कर लीजिएगा, 28 29 और 30, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप लोगों ने करना है। रिकॉर्डिंग मैं भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा। और आज शाम को एकेडमी में क्लास होगी, मैंने आपको टाइम बताया हुआ 5:45 से 7:15। अल्लाह हाफिज़ बेटा।